बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस्लामाबाद के सिविल जज और उनकी अहलिया की जानिब से मुबैना तशद्दुद जो एक मुलाजमा पे कमसन मुलाजमा पे किया गया और उस मुलाजमा की जो हालत है वो अब भी तशवीशनाक है। कभी हालत बेहतर हो जाती है, कभी जो है वो हालत ख़राब हो जाती है। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जी जो बयान सामने आया है वो जो सिविल जज हैं इस्लामाबाद के, उनका कहना यह है कि ये मुलाजमा की जो उम्र थी वो गलत बताई गई थी। 16 साल बता के लगवाया गया बच्ची को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके साथ साथ ये जो तशद्दुद हुआ तो क्या ये मुबैना तशद्दुद जो उनकी अहलिया की जानिब से किया गया, इसके मकासद क्या थे? क्या कोई किसी किस्म का जहनी मर्ज़ में वो मुब्तला हैं? इससे कबल भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं जो ख़ास तौर पर पंजाब और इस्लामाबाद में इस किस्म के केसेस सामने आए हैं जिसमें मुबैना तौर पे अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या उनके ख़ानदान या उनकी अहलिया इसमें मुबैना तौर पे मुलव्वस नज़र आई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या जो हमारी जुडिशरी है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हुए क्या उन सिविल जज के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकते हैं, या फिर माजी में जिस तरह केसेस होते रहे हैं या जिस तरह कहा जाता है हमारे मुल्क में कि ताकतवर के लिए कानून और है और मजलूमों के लिए कानून और है, यानी एक आम शख्स अगर वो किसी पे तशद्दुद करता है तो वो पुलिस के हाथों गिरफ़्तार भी होता है, सज़ा भी दी जाती है। लेकिन शायद ऐसे पुरअसर लोग जो कि बाअसर होते हैं उनके अगर ख़ानदान में से भी कोई तशद्दुद करता है तो वो कानून की गिरफ्त में नहीं आते। दूसरी जानब हमारे मुल्क में कानून कोई है भी या नहीं चाइल्ड लेबर के हवाले से? क्या घरों पे रखने वाले मुलाजमीन की उम्र के हवाले से कोई कानून मौजूद है या नहीं? इसलिए कि पहले जो कानून बनाया गया था वो 18वीं तरमीम के बाद जो है वो रिपील हो गया। बहरहाल तमाम हवालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है माहिर कानून है एडवोकेट खलीक अहमद साहब, जिन्हें हम खुश आमदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? डॉक्टर साहब जी वालेकुम सलाम। खलीक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा खलीक साहब, मुझे बताइएगा सर कि ये जो गुज़िश्ता दिनों जो वाक़या सामने आया तशद्दुद का और उसमें जो है मुबैना तौर पे तशद्दुद किया गया बच्ची पे, लेकिन ये कि जो कहा यह जा रहा है कि जी कोई कानून मौजूद नहीं है और पहले भी इस किस्म के केसेस सामने आते रहे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, जो मामला है डोमेस्टिक सर्वेंट का और चाइल्ड लेबर का ये दो मुख्तलिफ इशू है। चाइल्ड लेबर जो है, चाइल्ड लेबर के लिए तो एक कानून है, पहले 91 का कानून था जिसमें जो है चाइल्ड लेबर के लिए कानून बनाया गया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट 1991। उसके बाद जब ये 18 अमेंडमेंट हुई, 18 अमेंडमेंट होने के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया। जब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ तो 2016 और 17 में हर प्रोविंस ने अपनी लेजिस्लेशन की टू द एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। यहाँ जो इशू है वो ये इशू है कि जी ये तो डोमेस्टिक सर्वेंट वाली बात है। अब डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए कोई कानून, अपरेंटली यहाँ कोई कानून नहीं। अब जो डोमेस्टिक सर्वेंट है उसको लोग इंगेज करते हैं, वो वजूहात होती हैं। एक तो हमारे यहाँ जो तब्काती निज़ाम इस तरह का है कि जी घर वाले कहते हैं कि जी एक आध दो मुलाजमा हो घर पे, तो छोटे बच्चे ये कन्वीनियंट रहते हैं कि तो उनसे आराम से काम लिया जा सकता है, वो आपके करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे गुर्बत की वजह से माँ बाप भी कोशिश करते हैं कि जी मेरा बच्चा किसी बड़े आदमी के घर में बैठा होगा तो जो है ना ये मौसम की जो तकलीफ है उससे भी बचेगा, शायद कोई अच्छा मालिक मिले तो उसे एजुकेशन भी दें, तो वो भी कुछ अच्छे, फिर उसके बाद उसको भी कोई कुछ अर्निंग हो जाती है क्योंकि उसको भी अपनी गुर्बत की वजह से वो अपना बच्चा जो है ना वो कहीं पे मजबूरी के तौर, यही होता है कि मजबूरी के तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत। अच्छा खलीक साहब, आप सर हमारे साथ मौजूद रहेगा। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, कुछ तकनीकी वजूहात है, आपकी वीडियो हमारे पास नहीं आ रही है, इसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक पे के बाद नाज़रीन हाजिर होते हैं और दोबारा प्रोग्राम कहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से जो मुबैना तशद्दुद का वाक़या इस्लामाबाद के सिविल जज की अहलिया की जानिब से पेश आया है और कहा यह जा रहा है कि चूँकि मुल्क में कोई कानून नहीं है इसलिए कोई ख़ास कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती। इस हवाले से एडवोकेट खलीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपसे पहले ही मैंने पूछा था, चाइल्ड लेबर का क्या कोई चाहे फैक्ट्रीज़ हो या घर हो, कोई क़वानीन मौजूद हैं कि अगर कोई छोटे कमसिन बच्चे को अगर कोई उससे मुशक्क़त कराता है तो इस हवाले से कोई कानून मौजूद है? सर, कवानीन तो मौजूद है। 91 का कानून था, 91 का कानून पहले था। हाँ। उसके बाद जो है 91 के बाद जो है जब ये 18 अमेंडमेंट के बाद हर प्रोविंस ने, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, हर प्रोविंस ने लिटिगेशन की चाइल्ड लेबर के सिलसिले में। 2016 में सिंध में थी, 2017 में पंजाब में और दूसरे प्रोविंस में हुई। लेकिन क्योंकि ये जो चाइल्ड लेबर है ये बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई होगी, कोई फैक्ट्री होगी, कोई बिजनेस की जगह होगी, तो वहां तो ये चाइल्ड लेबर का कानून अप्लीकेबल होगा। अब जहां ये जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, डोमेस्टिक सर्वेंट में चाइल्ड लेबर का कानून अप्लीकेबल नहीं है। ये तो आपके घर में एक नौकर है, लोग आपके घर में एक सर्वेंट इसलिए दे देते हैं कि क्योंकि लोग गरीब हैं, उनके पास जो है ना उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, तो वो कहते हैं कि चले भाई मेरे बच्चे जो है ना कुछ अच्छी जगह, कोई अच्छी जगह रहेंगे, अच्छे रहन सहन में रहेंगे, काम करेंगे, काम सीखेंगे, क्योंकि उनके पास ना एजुकेशन देने का कोई तरीका, कोई वो है, वसाइल है। तो वो गुर्बत की वजह से लोग जो है ना अपने बच्चों को डोमेस्टिक सर्वेंट की तरफ ले जाते हैं और वहां जाने के बाद बच्चे जो है काम करते हैं। तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ये जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में घर नहीं आते, तो फिर वो कानून जो कवानीन बने हुए हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से उसके ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकती। तो इस वजह से इसका मैं ये कह सकता हूँ कि जी कोई कानून नहीं है चाइल्ड लेबर जो घर डोमेस्टिक सर्वेंट। अच्छा, खलीक साहब, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो तशद्दुद किया गया है तो क्या इस पे भी कोई केस नहीं बनाया जा सकता जिस तरीके से, और क्या ये रहेंगे जी वो पहले काम छोड़ के चली गई थी, मौजूद नहीं थी घर पे, इस तशद्दुद का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि जो ज़ख़म हैं वो जितने पुराने हैं और जिस तरीके से तशद्दुद किया गया लगता है कि काफ़ी दिन से वो बच्ची जो है वो इस तशद्दुद का शिकार थी। अब सब आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि जिस किस्म की मल्टीपल इंजरीज उस बच्ची के नजर आ रही, अब ये जो है ना ये इस पे क्रिमिनल केस तो बन सकता है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन तो कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट हो गई और बाकी और रिपोर्ट्स हो गई, कोई एविडेंस कलेक्ट हो गई, तो उससे ये क्रिमिनल केस तो बनता है। क्योंकि अगर आप किसी को मारते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, वॉट एवर रीजन, तो फिर तो वो एक पुलिस केस बनता है। पुलिस केस बनता है तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट। उसके ऊपर जो है ना सजाएं जिस तरह मखसूस हैं पेनल की, वो फिर चार्जेस लगते हैं, फिर वो सजा उसी हिसाब से बनती है कि कौन सा जो है ना कानून बनता है, इक़दाम कत्ल बनता है। उसके अलावा जो है 337 के केस मुख्तलिफ चार्जेस हैं, ये बनते हैं, इसकी मुख्तलिफ सजाएं हैं। उसकी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक आप ये नहीं कह सकते कि जी ये वायलेंस जो है ये वायलेंस जो है ये एक क्रिमिनल केस की तरफ ले जाता है या फिर ये चाइल्ड लेबर की तरफ जाता है। चाइल्ड लेबर का तो इशू इसमें बनता नहीं, ये कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई फैक्ट्री तो नहीं थी डॉक्टर, ये मसला है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि क्या जो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज जो है वो हाई कोर्ट का जज होता है, नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में सिविल अदालतें या जो डिस्ट्रिक्ट अदालतें हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी हैं, क्या वो कोई महकमा जाती कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या वो जो हैं वो किसी किस्म की कोई उन सिविल जज के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन नहीं ले सकते हैं? डॉक्टर साहब, इसमें जो है ना एक आपकी बात के जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की या किसी मुल्क के स्टेबल रखने के लिए निज़ाम कानून जो है, कानून का निज़ाम बहुत ही ताकतवर होना चाहिए।
और बेसिकली हमारे यहाँ भी निज़ाम तो ताकतवर है, लेकिन अब हाँ। क्योंकि जब कुछ इस किस्म के हालात होते हैं कि जिससे ये पता चले कि जी सरबराह जो है वो उसके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है, तो फिर जो है ना फिर लोगों की उंगलियां उठती हैं। आजकल क्योंकि सिचुएशन बड़ी ख़राब है तो अदलिया की तरफ वैसे भी उंगलियां उठ रही हैं। अब जहाँ तक बात ये है कि अगर सेशन किसी सिविल जज के पास कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है जी। अब वो डोमेस्टिक सर्वेंट है, अगर उसके खिलाफ कोई अब ये कोई इंसिडेंट जो है ना एक्सपोज हो गया तो कम से कम महकमा जाती कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो सिविल जज साहब खुद जो हैं वो उस घर के सरबराह हैं और क्योंकि वो सिविल जज हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इसकी हो सकती है और क्रिमिनल केस भी इसका रजिस्टर हो सकता है। क्रिमिनल केस रजिस्टर होगा तो वो तो क्योंकि उनकी मिसेस के खिलाफ उसने एलिगेशन लगाई है तो वो तो एक होगा, लेकिन कोर्ट जो है अपना डोमेस्टिक सर्वेंट के साथ एक जज साहब के घर में हुआ है तो इसकी डोमेस्टिक इंक्वायरी वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब रजिस्ट्रार के थ्रू या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसके थ्रू जो है उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं, ताकि जो है ये मामला इतना ज्यादा जिस तरह जुडिशरी की तरफ जा रहा है तो वो कम से कम जो है थोड़ा सा पता चले कि जी जुडिशरी भी अपने लोगों को की अकाउंटेबिलिटी करती है और जो मामला होगा उस हिसाब से उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, क्योंकि मिसकंडक्ट अगर किसी अब जो जिस तरह कह रहे हैं कि जज साहब ने मुलाजमा रखी हुई थी और उसके साथ मारपीट हुई हो तो एक किस्म का मिसकंडक्ट का केस आ गया सिविल सर्वेंट के खिलाफ या जज के खिलाफ, तो उसकी इंक्वायरी तो पुलिस नहीं कर सकती, उसकी इंक्वायरी तो सिविल सर्वेंट के हिसाब से ही होगी। उसकी या जो हमारे यहाँ जुडिशियल इंक्वायरी होती है, जुडिशियल सिस्टम में रजिस्ट्रार के को पावर होती है, वो किसी जज को अथराइज करेगा, वो इंक्वायरी करेगा, डोमेस्टिक इंक्वायरी जिसे कहते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, वो करके चीफ जस्टिस साहब को रिपोर्ट भेज सकता है। ठीक, चलें, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया खलीक साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, एडवोकेट खलीक अहमद माहिर कानून जो है वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। एक वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे स्कूलों के हवाले से। स्कूलों की छुट्टियों का अख्ताम हो गया, स्कूल खुल गए, लेकिन निसाब की जो किताबें हैं जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की हैं वो अवेलेबल नहीं है, दस्तियाब नहीं है। अच्छी खासी जो गर्मियों की छुट्टियां गुजरी, एक लंबा अरसा, एक तवील अरसा था, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये किताबें पहले मार्केट में आ जाएं। और वैसे भी चूँकि तालीमी साल शुरू हो जाता है, उम्मीद ये की जाती है कि पहले से बच्चों को ये किताबें मिल जाएं। पहले जब तालीमी साल अप्रैल या मई में स्टार्ट होता था तो उस वक्त बच्चों को बाकायदा जो तैयारी है वो अगले साल की करा के उसका आगाज़ करके और उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों के लिए जो है वो घर का काम भी दे दिया जाता था ताकि बच्चे जो हैं वो किताबें पढ़ लें। लेकिन अब बदकिस्मती से जो है वो हम देखते हैं कि स्कूल जो हैं वो हालांकि मौसम गर्मा की तातीलात के बाद खुलते हैं, लेकिन उसके बाद भी चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, कैम्ब्रिज की किताबें हों, 15-20 दिन तक वालिदैन जो हैं वो मुख्तलिफ बुक शॉप्स पे जाते रहते हैं, अपनी जो जूतियाँ हैं वो चटखाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये किताबें जो हैं ये दस्तियाब नहीं होती। आखिर क्या वजह है? पहले से क्यों नहीं किताबें छाप ली जाती? जब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें जो कि हर जगह जो स्कूल हैं उनके लिए ज़रूरी भी है, कैम्ब्रिज स्कूलों के अलावा ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें पढ़ाई जानी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इदरीस अराई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं इदरीस साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी इदरीस साहब, मुझे बताइएगा कि ये स्कूल जो हैं वो गर्मियों की तातीलात के बाद खुल गए हैं और कहा जा रहा है कि जी जो निसाबी किताबें हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की वो अवेलेबल नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, आज 2 माह की छुट्टियों के बाद मौसम सरमा की जो 2 माह की छुट्टी थी उस पर स्कूल खुले। और आपको मैं ये बताऊं कि आज से नए तालीमी साल का भी पहला दिन है आज, और ना तो 9th क्लास की किताबें हैं, ना मैट्रिक की, ना इंटर और ना ही सेकेंड ईयर। मैं आपको बताऊं कि ये चारों जमातों की जो किताबें हैं ये मुसलसल हर साल की तरह इस साल भी डिले हो रहा है। अच्छा, हमारी पब्लिशर से बात हुई है, हमारी जो बुक सेलर्स हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा शुरू में एक बैच आया है और आते साथ ही वो जो बुक की जगहों पे गया तो उसके बाद जो खत्म हुआ तो उसके बाद दोबारा हमें नहीं मिला।
अच्छा, हमारी मुख्य सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है, एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि ये तो ऑप्शन टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उनको हमने ऑर्डर दे देते हैं लेकिन वो नहीं छापते। अच्छा, ये गुज़श्ता कई तकरीबन 5वें 6 साल चल रहा है कि जिसकी वजह से ये मसले मसाइल जो है ये गुज़श्ता 5 साल से हैं। अच्छा, वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह से भी कई बार बात हुई है और उनका ये कहना होता है कि कोई ना कोई प्रिंटिंग के हवाले से मसला हो जाता है, कोई ना कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट प्रिंटिंग वालों को दे दिया, बजाय से गवर्नमेंट की प्रिंटिंग के प्राइवेट वालों को देंगे तो हो सकता है उससे कुछ जरूरत बेहतरी आ जाए। लेकिन अब ये जो बता रहे हैं तो इसमें जो तर्जुमान है उनसे हमारी आज सुबह भी बात हुई है, जब हम सुबह इस पे कहते हैं कि स्टोरी कर रहे थे तो उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि प्राइवेट वालों जो प्रिंटिंग करते हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डायरेक्ट जो स्कूल मालकान है, स्कूल मालकान वो इनको ऑर्डर देते हैं, वो डायरेक्ट उन्होंने स्कूल पहुंचा दिया, बजाय उर्दू बाजार या जो बुक सेलर जो कुतुब बाजार होते हैं यहाँ पे वहाँ पहुंचाने के पहले उन्होंने तरजीह दे दी प्राइवेट स्कूल वालों को। तो कई जगहों पे ऐसा हुआ कि उन्होंने स्टॉक करके अपने पास रख लिया। ये कहना है अब इनके टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो तर्जुमान है या उनके हवाले से ये कहना है। लेकिन असल में अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो सिर्फ 9th-10th की किताबें ही शॉर्ट हैं या और जो छोटी क्लासों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उर्दू की, सिंधी की, जो मुख्तलिफ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें पढ़ाना ज़रूरी होती हैं वो भी शॉर्ट हैं, या सिर्फ 9th यानी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की किताबें जो हैं वो मार्केट में दस्तियाब नहीं है? तो ये कहना है कि साल भर हम किताबें ढूंढते रहते हैं जिसकी वजह से हमारी जो परसेंटेज है, ये जो ग्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो एक बच्चा एक ग्रेड लेकर आ रहा था, ये अच्छी परसेंटेज थी तो वो वक्त पे किताबें मिल रही थी और वक्त पे स्टडी हो रही थी। अब पूरा साल तो उनको किताबें ढूंढने में लग जाता है कि किताबें कहाँ से मिलेंगी और किस जगह मिलेंगी, तो लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह या हुकूमत सिंध बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से लोग जो है वो अज़ियत का शिकार हैं। जी ठीक, चलें ठीक। अच्छा, कोई उम्मीद की जा रही है कितने दिन में किताबें जो है वो दस्तियाब हो जाएंगी? जी बिल्कुल, आज जैसे नया तालीमी साल का पहला दिन था और मौसम साहब के पास भी है, तो आज भी सेक्रेटरी से बात हुई है, वजीर तालीम से भी बात हुई, तो उनका तो यही कहना है कि जल्द से जल्द आने वाले, उन्होंने ये कहा कि आने वाले या तो इसी माह में या जो अगला सितंबर का महीना है तो उसके पहले वीक में इंशाल्लाह किताबें मिलेंगी। अब ये कहना है, लेकिन अब इस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं ये तो भी वक्त बताएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस सराई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी किताबें दस्तियाब हैं या नहीं, या जिस तरीके से इदरीस सराई ने कहा कि जी ये किताबें जो हैं ये प्राइवेटली निजी तौर पे छपने के लिए दी हुई हैं और उसमें जो है ताख़ीर हो रही है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इन किताबों में कोई तब्दीली की गई है, कोई नए एडिशंस लाए गए हैं, या पुराने एडिशंस जो हैं उन्हीं को दोबारा से उनकी जो प्रिंटिंग है वो की जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी वाले से हम इस वक्त बात करना चाह रहे हैं, हमारे साथ पाकिस्तान पब्लिशर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं अज़ीज़ खालिद साहब, वो हमारे साथ लाइन पर हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे। अज़ीज़ खालिद साहब जो हैं वो जो बुक फेयर होता है एक्सपो सेंटर में कराची में, वो भी उसके हवाले से भी जाने जाते हैं, रूए रवां हैं ख़ास तौर पे जो यानी ये जो बुक फेयर लगाया जाता है। और इसके अलावा जिस तरीके से अर्ज़ा कीमतों पे जो कुतुब फराम की जाती हैं उसके हवाले से भी अज़ीज़ खालिद साहब की बड़ी कोशिशें हैं। पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अज़ीज़ खालिद साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी अज़ीज़ खालिद साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी अज़ीज़ खालिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज़ीज़ खालिद साहब, मुझे बताइएगा ये जो किताबों का जो एक मसला चल रहा है, ये किताबें अवेलेबल नहीं हैं, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की, क्या कहेंगे सर इसके हवाले से? क्या इसमें मुश्किलात हैं और ये क्यों, वजह क्या है? कोई नए एडिशंस आए हैं या जो गवर्नमेंट है या टेक्स्ट बुक बोर्ड्स जो हैं वो छाप नहीं पाते? क्या वजह होती है? हर साल का ये रहता है सर कि तालीमी साल का आगाज़ हो जाता है, किताबें दस्तियाब नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात दरअसल ये है कि इस साल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने एक स्टिकर की स्कीम मुतारिफ कराई है 9-10 की किताबों के ऊपर, और वो स्टिकर्स की स्कीम जरा लेट डिसीजन हुआ है। उनका कहना यह है कि स्टिकर्स लगने की वजह से फिर हमारी किताबें जो है वो कितनी छपती हैं और क्या सिलसिला होता है तो वो हमारी नॉलेज में रहेगा।
उनकी स्कीम ठीक है, लेकिन चूंकि जरा लेट इंट्रोड्यूस हुई तो उसकी वजह से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे उन्होंने स्टिकर छपवाए, पब्लिशर्स को मिलना, फिर 9-10 की किताबें जरा पेज वाइज ज्यादा होती हैं तो उसमें लगना, लेकिन उसके बावजूद कल की तारीख तक 80% किताबें 9-10 की आ चुकी थी। आज जो रिमेनिंग बुक्स थी ना वो सब की सब आज आ गई है। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से और एक पेरेंट की हैसियत से कि हमें ये किताब मजीद एक हफ्ते पहले लानी चाहिए, और इंशाल्लाह अगले साल से हमारी ये कोशिश होगी। हमने सिंध टेक्सो बोर्ड से भी ये कहा है कि अगर आप कोई भी चीज इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो आपको हमें वक्त पे सर, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने तो हमें बताया कि जी अभी तक किताबें दस्तयाब नहीं हैं, और सरदार शाह साहब का भी ये कहना है कि आने वाले चंद दिनों में ये किताबें दस्तयाब होंगी। ये अभी तक आप कह रहे हैं कि जी तमाम किताबें आ गई हैं, ऐसा नहीं, आप क्योंकि पब्लिशर हैं आप खुद नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात हो, है भी प्राइवेट पब्लिशर्स ही ये किताबें छाप रहे हैं? नहीं, देखें, प्राइवेट पब्लिशर्स ही ये किताबें छापते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं सिंध टेक्सो बोर्ड से। सिंध टेक्सो बोर्ड खुद किताबें नहीं छापता है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि ऊपर सरकारी इदारों को और दीगर जो महकमे होते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री क्यों ना हो, वो 100% बात नहीं जा पाती। मैं आपको मार्केट का बता रहा हूं कि कल आप अपने नुमाइंदे को दोबारा भेजें और मालूम करें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, ये सब किताबें 9-10 की आ गई हैं कि नहीं, तो आपको हैरानी होगी कि ये आ गई है। अच्छा, ये तमाम किताब, अच्छा, स्टिकर से क्या फर्क पड़ेगा सर? बगैर स्टिकर की किताब अगर कोई ले लेगा तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं, बगैर स्टिकर की किताब तो कोई लेगा इसलिए नहीं कि जो छपेंगी नहीं। स्टिकर की पॉलिसी उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस कराई है कि उनका कहना यह है कि हमें इस बात पे वो है कि पता नहीं हम अगर किसी को 20,000 किताब दे रहे हैं तो वो 20,000 छाप रहा है या वो कहीं 30,000 तो नहीं छाप रहा। अच्छा, तो उनका जहन ये है कि इसमें हमें रॉयल्टी में नुकसान हो सकता है। तो ठीक है, वो स्टिकर देखें, वो तो हुकूमत का इदारा है सिंध टेक्सो बोर्ड, अगर वो ये स्कीम लाना चाहते हैं तो एज ए पब्लिशर किसी को इतराज नहीं है, लेकिन ये वक्त से पहले आना चाहिए थी। बहरहाल ये दिन रात एक करके हो गया है मसला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूं कि आज की तारीख तक, कल की तारीख तक 85% आ गई थी और आज 100% किताबें आ गई हैं, जिसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उर्दू है, इंग्लिश है, सिंधी है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जो कैम्ब्रिज स्कूल्स हैं उनकी जो निसाबी किताबें हैं वो तमाम तर दस्तयाब हैं, या उसमें भी मसला ये होता है कि जब बुक सेलर के पास जाते हैं और किताबों का मालूम करते हैं तो पता चलता है कि जी अभी कुछ किताबें हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट नहीं हो सकी हैं, कुछ किताबें जो अवेलेबल नहीं हैं, तो वो क्या इस साल भी ये सिलसिला रहेगा या तमाम किताबें मौजूद हैं? देखें, कैम्ब्रिज की और उस किताबों का सिलसिला ये होता है कि कैम्ब्रिज सिस्टम में स्टूडेंट्स कम होते हैं, मैट्रिक सिस्टम में बहुत बड़ी तादाद होती है। ये सब लोकल छपती है और कैम्ब्रिज के लिए किताबें इंपोर्ट की जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंपोर्टेड किताबें वैसे तो आ गई होंगी, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट की चूंकि इंपोर्ट पे बैंड है, एलसी के ऊपर सख्ती हुई है, हो सकता है कि कुछ किताबें ना हो। मुझे सही फिगर नहीं मालूम है, इसलिए मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या हम जो किताबों की क्वालिटी है, ख़ास तौर पे सिंध टेक्स बुक बोर्ड की जो किताबें होती हैं उसकी क्वालिटी को और मज़ीद बेहतर नहीं बना सकते अगर प्राइवेट पब्लिशर्स को छाप रहे हैं तो? ठीक है, बड़ा डिफरेंस सर, वाज़ेह फ़र्क होता है, मतलब देखने में, उसकी क्वालिटी में, पेपर की क्वालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है सर, बाहर की किताबों में। नहीं, बाहर की भी किताबों में और यहाँ की जो प्राइवेट पब्लिकेशंस होती हैं उसमें और सिंध टेक्स बोर्ड की किताबों में, देखिए उसकी दो वजूहत हैं। पहली बात यह है कि जो कि इम्पोर्टेड किताबें होती हैं वो उसका पेपर, उसका जो सारी चीजें होती हैं वो बाहर की होती हैं। हमारे मुल्क में इंपोर्टेड कागज के ऊपर हुकूमत पाबंदी लगाती है, जिसकी वजह से किताबें जो है, जो भी लोकल मैन्युफैक्चर्ड कागज है उस पर मिल सकती हैं आपको, आपके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। लोकल मिलों ने अपना स्टैंडर्ड बहुत गिरा दिया है और प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई कर दिए हैं। उसके बावजूद सिंध टेक्स बोर्ड की किताबें जो हैं इंपोर्टेड किताबों से आपको सस्ती मिलेगी, क्योंकि वो एक प्राइसिंग फार्मूले के तहत छापी जाती है। अच्छा, तो सर किताबों की कीमतों के लिए कुछ किया आपने कि आम जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो किताबें अर्ज़ा कीमतों में मिल सकें? देखिए बुलंद इकबाल साहब, ये तो हुकूमत की किताबें वैसे ही बहुत कम कीमत पे, जो मार्केट की किताबें होती हैं, जनरल प्राइवेट किताबें होती हैं, इंपोर्टेड किताबें होती हैं, उससे सस्ती होती हैं।
तो अब मैं तो एज ए पब्लिशर तो मैं नहीं कह सकता कि हम सबके लिए कहें, लेकिन हमारी एक कोशिश होती है सबके पास जब सबको मिल जाए। अगर कोई आता है और कहता है पैसे कम है तो भाई कम पैसे दे जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जनरली तो मैं सबके लिए नहीं कह सकता। ठीक है, यानी जो कीमतें इस दफा उम्मीद भी करेंगे और बढ़ेंगी? नहीं, अभी तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगले 6 महीने में जरूर बढ़ेंगी, जब हुकूमत पाकिस्तान हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की और बिजली की कीमतें बढ़ा सकती है। तो भाई किताबों की कीमतें भी तो बढ़ेगी, किताबें भी तो पाकिस्तानी हैं। अच्छा चलें, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ खालिद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अजीज़ खालिद हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को जो किताबें हैं वो तालिब इल्मों को वक्त पे मिल जाएंगी, कीमतें जो हैं वो भी कंट्रोल हो सकेंगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।